जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप साइंस क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है सो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर साइंस पूछा जाता है, यह सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है। आपसे पूछा कि विद्युत धारा को मापने का उपकरण कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है अमीटर। अमीटर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अमीटर एक उपकरण है जो विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रृंखला में जोड़ा जाता है ताकि पूरा धारा प्रवाह इससे होकर गुजरे। धारा की मात्रा को एम्पियर में मापा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें तो हाइग्रोमीटर वायु की आर्द्रता मापने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। बैरोमीटर वायुदाब मापने का उपकरण है और वोल्टमीटर विभवांतर मापने का उपकरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हृदय रोग की रोकथाम में कौन सा विटामिन सहायक है। आपसे पूछा है कि हृदय रोग की रोकथाम में कौन सा विटामिन सहायक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाए। विटामिन ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। विटामिन ई जिसे टोकोफेरॉल एक वसा में घुलनशील विटामिन है। इसे प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है। यह हृदय रोगों की रोकथाम में सहायक होता है क्योंकि यह रक्त में हानिकारक मुक्त कणों को निष्क्रिय करता है, कोलेस्ट्रॉल के ऑक्सीकरण को रोकता है और धमनियों में रुकावट बनने से बचाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम क्या है। आपसे पूछा है कि सामान्य गेहूं का वनस्पति नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिटिकम स्टीवम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य गेहूं का वैज्ञानिक नाम जो है या वनस्पतिक नाम जो है ट्रिटिकम स्टीवम है, या विश्व की सबसे महत्वपूर्ण अनाज फसल में से एक है। गेहूं पोएसी कुल से संबंधित है। बाकी विकल्पों की बात करें तो ऑप्शन बी जो दिया हुआ है ब्रिसिका कैम्पोसिस्ट या सरसों का वनस्पति नाम है, जियामेज या मक्का का वनस्पति नाम है, और हेबिस्कस रोसा सिनेसिस जो दिया हुआ या गुड़हल का वनस्पति नाम है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। आपसे पूछा है कि डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 4 प्रकार के डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड में 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनिन हमेशा थाइमिन से और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है। ये बेस डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना में जीन सूचना को संग्रहित करने का काम करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ब्यूलोबिट्रॉल किस यौगिक का सामान्य नाम है। आपसे पूछा है कि ब्यूलोबिट्रॉल किस यौगिक का सामान्य नाम है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन CuSO4 × 5H2O। ब्यूलोबिट्रॉल इस यौगिक का नाम है। ब्यूलोबिट्रॉल इसका रासायनिक नाम कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट है, यानी कि CuSO4 × 5H2O या नीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक होता है, इसलिए इसे ब्यूलोबिट्रॉल कहा जाता है। इसका उपयोग कृषि में कीटनाशक के रूप में जैसे बोडो मिश्रण, प्रयोगशालाओं में रासायनिक परीक्षणों में, विद्युत अपघटन में इसका उपयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा है कि किस विटामिन को थायमीन के नाम से जाना जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है विटामिन B1। विटामिन B1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B1 जिसे थायमीन कहा जाता है एक जल में घुलनशील विटामिन है, या शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अपघटन और ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक है। यह तंत्रिका तंत्र और हृदय के सुचारू कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी कमी से जो है थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। इसके लक्षण क्या, शरीर में कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द और तंत्रिका विकार देखने को मिलता है। इसके मुख्य सूत्र जो है साबुत अनाज, दालें, मूंगफली, अंकुरित अनाज और मांस और अंडा है। विटामिन B3 जो ऑप्शन में दिया है नियासिन होता है। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन कहलाता है और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है NaSCO3 का सामान्य नाम क्या है। आपसे पूछा है कि NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक नाम जो है इसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। रासायनिक सूत्र NaSCO3।
सामान्य नाम जो है बेकिंग सोडा। उपयोग इसका क्या है, तो बेकरी उत्पादों में जैसे केक, ब्रेड में फूलने के लिए अम्लता दूर करने की दवा है और अग्निशामक में भी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है साइटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। आपसे पूछा कि साइटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका, कोशिका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साइटोलॉजी जो है कोशिका विज्ञान वह जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें कोशिकाओं की संरचना, क्रियाएं, विभाजन और घटक जैसे नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे कोशिका जीव विज्ञान भी कहते हैं। कोशिका शब्द सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने दिया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है। आपसे पूछा है कि मार्स गैस का दूसरा नाम क्या है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीथेन। मीथेन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मीथेन, मार्स गैस का रासायनिक नाम जो है मीथेन है। CH4 इसका रासायनिक नाम है। CH4 या गैस दलदली क्षेत्रों, झीलों और सड़ने गलने वाले पौधों के अवशेषों से निकलती है, इसलिए इसे मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन एक रंगहीन और गंधहीन गैस है जो अत्यंत ज्वलनशील होती है। मीथेन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। इसे बायोगैस में भी पाया जाता है जो गोबर, अपशिष्ट आदि के अपघटन से बनती है। बाकी विकल्पों की बात करें, एथेन, एथेन जिसका रासायनिक सूत्र होता है C2H6, प्रोपेन C3H8 और ब्यूटेन C4H10। एलपीजी का दूसरा प्रमुख घटक है ब्यूटेन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है चीनी। आपसे पूछा कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। आपसे पूछा है कि चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फॉर्मिक एसिड यानी कि फॉर्मिक अम्ल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चींटी के डंक में मुख्यतः फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यही कारण है कि चींटी काटने पर जलन और सूजन होती है। फॉर्मिक अम्ल का लैटिन में नाम चींटी से पड़ा या मेथोनोइक अम्ल भी कहा जाता है। बाकी विकल्पों की बात करें, टार्टरिक अम्ल तो या अंगूर और इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल या नींबू और संतरे में पाया जाता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है या एक क्षार है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है डोलोमाइट किसका एक अयस्क है। आपसे पूछा है कि डोलोमाइट जो है किसका एक अयस्क है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र जो है CaMgCO3 का होल ट्वाइस है या कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का मिश्रण है। इसका प्रमुख उपयोग मैग्नीशियम धातु निकालने में, सीमेंट उद्योग और निर्माण कार्यों में धातुक्रम में फ्लक्स के रूप में इसका निर्माण होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां होती हैं। आपसे पूछा है कि मनुष्य के हाथ में कितनी हड्डियां या अस्थियां होती हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 27 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य एक हाथ में कुल 27 हड्डियां होती हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। कार्पल यानी कलाई की हड्डियों जिसमें 8 होते हैं, मेटाकार्पल यानी हथेली की हड्डियों जिसमें जिनकी संख्या 5 होती है, और फेलेंजिस यानी उंगलियों की हड्डियां इसमें 14 होती है। प्रत्येक उंगली में 3, अंगूठे में 2 होते हैं। तो कितना हो जाता है, 8 + 5 + 14 कुल हो जाता है 27। तो 27 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं में किस समूह से संबंधित है। आपसे पूछा है कि मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। इसे सरल शर्करा भी कहते हैं। यह और छोटे भागों में हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। कई मोनोसैकेराइड मिलकर डाइसैकेराइड जैसे सुक्रोज और पॉलीसैकेराइड जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज बनाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग नेत्रों के विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइरिस जिसे परितारिका भी बोलते हैं हिंदी में।
परितारका यानी कि आइरिस आँख का वह भाग है जिसमें पिगमेंट यानी कि रंजक मौजूद होते हैं या पिगमेंट आंखों का रंग निर्धारित करते हैं, जैसे भूरा, नीला, हरा आदि। या तितली पुतली यानी कि पुपिल के आकार को नियंत्रित करता है और आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण सोडियम के समान होते हैं। आपसे पूछा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस तत्व के गुण सोडियम के समान होते हैं, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिथियम। लिथियम इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। न्यूलैंड का अष्टक नियम में जे.आर. न्यूलैंड द्वारा दिया गया है। उन्होंने तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने देखा कि हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान गुण दिखाता है, अर्थात जैसे संगीत के 7 सुरों के बाद आठवां सुर पहले सुर से मिलता है, वैसे ही तत्वों के गुण भी दोहराते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एंटासिड के रूप में प्रयोग किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एंटासिड वह यौगिक हैं जो पेट में बनने वाले अधिक अम्ल HCl को निष्क्रिय करके अम्लता से राहत देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिलकर मैग्नीशिया कहा जाता है और यह एक प्रसिद्ध एंटासिड है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि अल्टीमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऊंचाई मापने के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अल्टीमीटर का उपयोग किसी स्थान या वस्तु की समुद्र स्तर से ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। यह सामान्यतः वायुयान, पर्वतारोहण, मौसम विज्ञान आदि में उपयोग होता है। या वायुदाब में परिवर्तन के आधार पर ऊंचाई बताता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब घटता है। दाब मापने के लिए इसके लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए इसके लिए इको साउंडर प्रयोग होता है। रक्तचाप मापने के लिए इसके लिए स्फैग्नोमैनोमीटर प्रयोग होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है। आपसे पूछा है कि कोशिका को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका भित्ति एक कठोर बाहरी परत होती है जो पौधों, कवकों और कुछ जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाई जाती है। या कोशिका झिल्ली के बाहर होती है और कोशिका को निश्चित आकार देती है, सुरक्षा प्रदान करती है और आंतरिक दाब बनाए रखती है। पौधों में कोशिका भित्ति मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंडेला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। एक कैंडेला बराबर किसी दिशा में उत्सर्जित प्रकाश की तीव्रता या SI प्रणाली की मूल मात्राओं में से एक है। बाकी विकल्पों की बात करें तो मोल जो है पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक है, एम्पियर विद्युत धारा का SI मात्रक है, केल्विन जो है उष्मागतिक तापमान का SI मात्रक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। आपसे पूछा है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्वचा यानी कि स्किन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है या बाहरी आवरण बनाकर शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। एक वयस्क व्यक्ति की त्वचा का क्षेत्रफल लगभग 1.5 से 2 वर्ग मीटर और भार लगभग 4 से 5 किलोमीटर होता है। त्वचा शरीर को सूक्ष्म जीवों व रासायनिक पदार्थों से बचाती है, शरीर का तापमान नियंत्रित करती है, स्पर्श, ताप, दर्द जैसी संवेदनाएं महसूस कराती है। त्वचा की 2 प्रमुख परतें होती हैं, एपिडर्मिस जो कि बाहरी पतली परत और डर्मिस जो कि अंदर की मोटी परत होती है। तो ये रहे आपके टॉप 20 साइंस क्वेश्चन जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान रखना है। जो भी क्वेश्चंस नया लगे कॉपी में नोट कर लीजिए, उसको रिवीजन करिए। यही तैयारी करने का एक बेस्ट तरीका है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के वीडियो से प्रश्न है डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं। आपसे पूछा कि डीएनए अणु में कितने प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, उनके क्या क्या नाम है। जो भी कुछ जानते कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।